Congenital anomalies of the nose. Let's start with the choanal atresia. First is the congenital occlusion of anterior nares. मतलब आगे के जो nostrils हैं इनकी opening ही occlude हो गई. As you can see in the picture, stenosed है, पूरी तरह open नहीं है, बहुत partially open है. Then comes the choanal atresia, very very important. Okay, what is choanal atresia? What do you mean by choana? Choana is a junction between nose and nasopharynx. सो लुक एट दिस पिक्चर, ये हमारा नेजल कैविटी है, ये हमारा नेजोफेरिंक्स है, यहां तक का हमारा नेजोफेरिंक्स है, यहां तक का हमारा नोज है. तो इन दोनों का जो जंक्शन होता है दैट इज नोन एज कोएना. ओके, सो कोएनल एट्रेसिया मींस सम टाइम इन एम्ब्रियोनिक लाइफ यहां पे नोज और नेजोफेरिंक्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज बकोनेजल मेम्ब्रेन. अगर किसी कारणवश, किसी पैथोलॉजी के कारण दिस बकोनेजल मेम्ब्रेन रिमेन्स देयर, persistence of bucconasal membrane in the nose, that is known as choanal atresia. That can be unilateral or that can be bilateral. So persistence of bucconasal membrane is known as choanal atresia. So अगर किसी कारणवश नोज और नेजोफेरिंक्स को सेपरेट करती हुई मेम्ब्रेन इफ रिमेन्स देयर, persist there, then the condition known as choanal atresia. मतलब जो कोना है इन दोनों के बीच की ओपनिंग that become atretic. It can be mild, it can be it can be unilateral, it can be bilateral, it can be membranous only, it can be bony और it can be mixed. मतलब बोन भी बच सकती है और उसके ऊपर की लेयर्स भी बच सकती है. So it can be bony, it can be membranous. Most common is mixed type जिसमें bone और membrane दोनों ही रह जाते हैं. Look at the diagram, you can see there is membrane also and bone also. So it is mixed type is the most common. Now what will happen in choanal atresia? What are the clinical features? Suppose choanal atresia is unilateral. If it is unilateral, if it is bilateral. अगर बायलेटरल है, दोनों ही कोएना के अंदर एट्रेसिया को दोनों तरफ से ओपनिंग बंद है, एंड वी नो चिल्ड्रंस आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर, जो नॉट चिल्ड्रंस, बेसिकली जो न्यूबॉर्न्स बेबीज होते हैं, देन तो न्यूबॉर्न्स बेबी आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर. दे कांट ब्रीद फ्रॉम देयर माउथ नोइंगली, मतलब जान के नहीं कर सकते बिकॉज उतने सेंसेस डेवलप नहीं होते. सो दे आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर. अगर बायलेटरली कोएनल एट्रेसिया है देन इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन. पेशेंट का SpO2 विल डाउन क्योंकि सांस जा ही नहीं रहा है. देयर विल बी स्ट्राइडर, सांस ही नहीं ले पा रहा है, दोनों नाक से ही बंद हैं. सो इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन. उसका SpO2 सैचुरेशन विल डायरेक्टली कैन फॉल. सो bilateral is an emergency condition. Patient will present with the dyspnea and stridor, and immediately what we have to do, we have to open up the mouth. Okay? मुंह खोल देंगे तो सांस आ जाएगा, राइट? अगर ऐसा कोई बच्चा आता है इमीडिएटली न्यूबॉर्न में भी, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ओपन अप द माउथ. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, विल डिस्कस नाउ. इफ सपोज देयर इज यूनिलेटरल एट्रेसिया, अगर एक ही तरफ नॉस्ट्रिल ब्लॉक है, तो नॉर्मली तो बेबी विल बी एसिम्प्टोमेटिक. नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक, बट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हो गया, जो एक तरफ का खुला है वहां पे भी राइनाइटिस वगैरह साइनोसाइटिस कुछ हो गया, देन बेबी विल हैव डिस्पनिया. तब बेबी को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है. तो कैसे हम डायग्नोस करेंगे, हाउ वी विल डायग्नोस कि कोएनल एट्रेसिया है? क्योंकि यूनिलेटरल है तो मे गेट अननोटिस्ड, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो तब तो सांस ले रहा, कोई ऐसी इमरजेंसी आई नहीं, मे गेट अननोटिस्ड. तो क्या क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं इसमें? पहली तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ म्यूकोइड डिस्चार्ज इन द नोज. नाक के अंदर नॉर्मली जो म्यूकोइड डिस्चार्ज होता है वो नेसोफेरिंक्स में निकल जाता है, पर अगर ब्लॉकेज है तो वो सारा म्यूकोस सिक्रीशन वहां इकट्ठा हो जाएगा. सो प्रेजेंस ऑफ म्यूकोइड डिस्चार्ज. अब अगर मैंने कोई कैथेटर या कोई फोर्स अपनी नाक से पास करने की कोशिश की तो क्या जा पाएगी मुंह के अंदर नेसोफेरिंक्स से होते हुए ओरोफेरिंक्स में? नो, बिकॉज देयर इज अ ब्लॉकेज. सो फेलियर टू पास ए कैथेटर फ्रॉम नोज इनटू नेसोफेरिंक्स. हम अगर कैथेटर को पास करना चाहेंगे तो उसमें नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ द कोएनल एट्रेसिया. एंड व्हाट, एब्सेंस ऑफ एयर बबल्स. जो नाक के जो सिक्रीशन है उसमें एयर बबल्स ही नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि पीछे तो जा ही नहीं, इसलिए नाक इज नॉट वर्किंग, तो देयर विल बी नो एयर बबल्स.
म्यूकस सिक्रीशन करेक्ट हो जाएगा, एयर बबल्स एब्सेंट हो जाएंगे, कैथेटर डालोगे, पास नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, लास्टली एक रेडियो ओपेक डाई हम नाक में डालेंगे, इंस्टिल करेंगे और एक एक्सरे लेंगे, तो हमें नजर आएगा कि वो रेडियो ओपेक डाई सिर्फ नाक में ही है, दैट इज नॉट कमिंग इनटू द nasopharynx. So these are different tests to diagnose the choanal atresia. Newborn baby, you can't do the CT scan immediately, that will harm him, eyes बंद नहीं करता, कई चीजें होंगी ना, न्यूबॉर्न बेबी में डायरेक्टली आप CT scan नहीं कर सकते, so we have to think of some alternatives. Okay, तो कैसे करेंगे, रेडियो पैक्ड आई से एक्सरे कर लिया, एयर बबल्स को देख लिया, कैथेटर को पास करो, पास हो रहा है नहीं हो रहा वो देखो। अब क्या है, जनरली क्यों हो रहा है choanal atresia, ये देखा गया है कि जो हाइपरथायरॉइड मदर्स हैं विच आर टेकिंग द एंटी थायरॉइड ड्रग्स लाइक कार्बिमेजोल, मेथिमेजोल, उनमें ये रिस्क काफी बढ़ जाता है। सो hyperthyroid mothers which are taking methimazole, carbimazole during pregnancy, the risk of choanal atresia is very high. एक और देखा गया, एक चार्ज सिंड्रोम होता है जिसके अंदर ये choanal atresia एसोसिएटेड होता है। चार्ज सिंड्रोम बहुत बार पूछा गया है, विच इज द सिंड्रोम विच इज एसोसिएटेड विद choanal atresia, और इसके क्या क्या चार्ज का क्या क्या मीनिंग है वो भी पूछा गया है। तो CH, okay, C stand for coloboma of eye, H stand for heart related abnormalities, A is atresia, that is choanal atresia, R stand for retardation of growth retardation, G stand for genitourinary abnormalities, and E stand for ear abnormalities. So charge is a syndrome which is associated with the choanal atresia. C stand for charge stand for coloboma of eye, heart abnormality, choanal atresia, growth retardation, genitourinary malformations and ear abnormality. Diagnosis we have already discussed. What is the treatment? अगर यूनिलेटरल है तो वी हैव टाइम, क्योंकि जब राइनाइटिस होगा तभी सिम्टम्स आएंगे, ओके। पर बायलेटरल है देन इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन, बट वी हैव डिस्कस 1 साल से छोटे बच्चे इन्फेंट में कोई भी सर्जरी गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जीए रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि वो बहुत फ्रेजाइल होता है सब कुछ, ओके। सो व्हाट कैन बी डू इन द इमरजेंसी सिचुएशन, देयर वाज अ टेक्निक नोन एज मैकगवर्न टेक्निक्स। व्हाट इज दैट, क्या करो, जो फीडिंग निप्पल है बच्चे का उसका आगे का एंड काट दो, ओपन कर दो और उसको बच्चे के मुंह में डाल दो, तो मुंह के थ्रू बच्चा सांस ले पाएगा। माउथ एयरवे तो है ही हमारे पास, वो तो बच्चे ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर है इसलिए वो ले नहीं रहे थे। सो व्हाट वी कैन डू लाइक दिस, लुक एट दिस पिक्चर, फीडिंग निप्पल, cut it anteriorly and put it in the mouth. So that is McGovern's technique. And फिर उसके बाद में हमेशा तो नहीं रख सकते बांध कैसे, तो then we will do tracheostomy, wait for A1 to 1 to 5 year, okay, 1 से 1.5 साल के होने तक का वेट करो, do the tracheostomy so that patient can breathe from the tracheostomy side. After that we will do the surgery. So correction of atresia is at 1 to 1.5 years of age surgery. Before that we'll do the tracheostomy before 1 year age. Till 1 year age we can maintain the tracheostomy. So understood about the choanal atresia. Now encephalocele. What is encephalocele? See, हमने पढ़ा था नोज के अंदर what is happening. There are different bones. This is frontal bone, this is ethmoidal bone, and this is sphenoidal bone. So इन सभी बोन में कहीं ना कहीं सूचर लाइन होगी। अगर ये सूचर लाइन में गैप आ गया, थोड़ा सा गैप आ गया, तो ऊपर जो ब्रेन है वो सूचर लाइन से ब्रेन के कंटेंट और मेनिंजेस में हर्निएट फ्रॉम दिस सूचर लाइंस, यस। सो व्हाट इज एनकेफेलोसील, और रादर वी विल से मेनिंगोएनकेफेलोसील।
What is encephalocele and meningoencephalocele? From the suture lines in the brain, in the nose, sometimes there is herniation of the brain tissue, sometimes there is herniation of the meninges from that suture line gap, and that may come into the nose, protrude in the nose and put a swelling. Okay, so that is the basis of meningoencephalocele, encephalocele or meningocele. Look at the picture, it is a picture of the meningocele. Brain tissue may be there inside this, but basically meninges are protruding filled with the CSF. Okay, so it is gap in suture line of roof of nose, meninges, ओके, सो ब्रेन एंड मेनिंजेस में हर्निएट. अब क्या होगा, चूंकि ये फिल्ड विद सीएसएफ है, ओके, दिस कैविटी, तो पहली चीज तो इसमें चीजें क्या क्या होंगी, विल इट बी कंप्रेसिबल? यस, हम इसको दबाएंगे तो ये सिस्टिक स्वेलिंग है, इट्स ए सिस्टिक स्वेलिंग. So it will be compressible, it will be reducible. Why reducible? अगर मैं इसको रेड स्वेलिंग को पुश करके मैं ऊपर डाल दूं तो जा सकता है ना, उस गैप से मैं इसको ब्रेन टिश्यू को पुश कर सकता हूं. सो इट इज रिड्यूसिबल. देन ट्रांस इल्यूमिनेशन, टॉर्च से अगर लाइट डालेंगे बिकॉज इट्स ए सिस्टिक कैविटी तो पूरा रेडिश ह्यू आएगा. सो ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव. कफ इंपल्स पॉजिटिव. कफिंग अगर करेंगे तो ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ता है कफिंग से, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उस प्रेशर से क्या स्वेलिंग बल्ज आउट होगी, बढ़ेगी साइज में. यस, सो कफिंग विल इंक्रीज द साइज ऑफ स्वेलिंग. देयर मे बी चांस ऑफ सीएसएफ राइनोरिया. अगर स्वेलिंग में छोटा सा छेद हो गया तो सीएसएफ लीक हो जाएगा यहां से बाहर, तो सीएसएफ राइनोरिया. देन वन ऑफ द टेस्ट वी डू इज फर्स्टेनबर्ग टेस्ट. व्हाट इज दैट? हमने अभी टॉबी एयर टेस्ट, क्रूबैक टेस्ट पढ़ा था सिगमंड साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में. सो व्हाट वाज दैट? एक साइड का तो आईजीवी ब्लॉक था, दूसरे का मैंने ब्लॉक किया तो आईसीटी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा. उस प्रेशर को हमने लंबर मंचर से मेजर कर लिया या फिर रेटाइनल वेन्स के एंगॉशमेंट से मेजर कर लिया. सेम थिंग इज वी आर डूइंग इट, दैट इज नोन एज फर्स्टेनबर्ग टेस्ट. यहां पे दोनों आईजीवी को हमने दबा दिया, दोनों आईजीवी को दबाने से ब्रेन का ब्लड सप्लाई रुक गया, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर विल इंक्रीज एंड दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन swelling. So bilateral IJV compression, mass size increases. This is known as Furstenberg's test. Okay, important has been asked. What is the diagnosis? How to diagnose? We can do CT scan or we can do MRI. मोर प्रेफरेबल एमआरआई, बट दोनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि हमें बोनी डिफेक्ट भी देखना है और क्या टिश्यू आ रहा है वो भी देखना है. ठीक है, सो एमआरआई एंड सिटी स्कैन. अगर एक चीज पूछे देन एमआरआई इज द मोर करेक्ट आंसर बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ब्रेन एंड इट्स टिश्यू. ओके, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज ईदर एक्सरसाइज इट एंड फिल द गैप. गैप को बंद कर दो, जो भी टिश्यू है उसको एक्सरसाइज कर दो या पुश इट बैक. ओके, सो रिपेयर द गैप. ओके, और जो भी हर्निएट टिश्यू है या नेक्रोज है तो उसको एक्सरसाइज कर दो और नहीं तो पुट इट बैक. नाउ नेजोलेबियल सिस्ट ज्यादा नहीं पूछते. पहली चीज तो एक पूछते हैं नॉन ओडेंटोजेनिक सिस्ट होती है. नेजोलेबियल रीजन जो पिक्चर में दिखा रखा है वहां पे होती है, पर ये दांत से इसका ओरिजिन नहीं होता और जनरली लेट एज 20-30 साल के बाद में ये प्रेजेंट करती है. एक सिस्ट होती है, इट इज एपिथेलियल इंक्लूजन सिस्ट और जनरली यूनिलेटरल स्वेलिंग होती है, दोनों तरफ नहीं होती, यूनिलेटरल होती है. ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? एक्सरसाइज इट, एक्सीजन. नाउ नेजल ग्लायोमा. अभी हम पढ़ रहे थे कि नोज के अंदर सपोज एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो सूचर लाइन है यहां से कुछ टिश्यू आके यहां नाक में रेस्ट कर रहे हैं, ग्लायल सेल्स. सो व्हाट इज हैपनिंग इन नेजल ग्लायोमा? ग्लायल सेल्स इफ दे आर कमिंग during embryonic life from the suture line and enter into the nose. अब नोज में क्या होगा? अगर ये ग्लायल सेल्स आ गए तो with time these glial cells will proliferate. ये मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, दे विल फॉर्म ए मास. अब क्या होगा इस मास में? चूंकि ये फॉरेन बॉडी सेल्स है, नाक के लिए तो ये फॉरेन बॉडी है, सो देयर विल बी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन will lead to fibrosis of this mass.
foreign body to nose. Okay, so glial cell during embryonic development, if suppose from this tumor cells, then suture lines may enter into the nose and with time they proliferate and grow in a mass. अब क्या होगा, चूंकि ये नाक के लिए एक फॉरेन बॉडी है तो देयर विल बी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कांस्टेंट फाइटिंग रहेगी, उससे फाइब्रोसिस होगा. फाइब्रोसिस होगा, दैट विल लीड टू फाइब्रोसिस. अब इस फाइब्रोसिस ऑफ ग्लायोमा, और क्या होगा, फाइब्रोसिस ऑफ ग्लायोमा के कारण ये जो स्वेलिंग बनेगा ये थोड़ा हार्ड सॉलिड टाइप का मास बन जाएगा. अब यहां पे मेनिंगोएन्केफेलोसील से डिफरेंस क्या है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में सेल्स तो आ गए, बाद में क्या हुआ, ये जो सूचर लाइन जो गैप था ये बंद हो गया, इट इज नॉट देयर, नाउ इट्स क्लोज्ड. तो ग्लायल सेल का ट्यूमर जो बना उसका ब्रेन से कनेक्शन खत्म हो गया, मतलब सूचर लाइन से आ तो गए अंदर, उसके बाद में सूचर लाइन क्लोज हो गई, तो ब्रेन से कनेक्शन नहीं है. सो ग्लायोमा में नो कनेक्शन फ्रॉम ब्रेन टिश्यू बिकॉज ये सूचर लाइन बंद हो गई. अब क्या होगा, ये ट्यूमर, दिस इज ए बनाइन ट्यूमर, ऑब्वियसली ग्लायल सेल ट्यूमर इज ए बनाइन ट्यूमर, एन्केफेलोसील की तरह ब्रेन टिश्यू से ही बना, लेकिन डिफरेंस क्या क्या है, ये सबसे पहले जो ग्लायल सेल ट्यूमर है, क्या ये कंप्रेसिबल होगा, ये हार्ड हो गया फाइब्रोसिस की वजह से, सो इट इज नॉन कंप्रेसिबल. साइंस नॉन रिड्यूसिबल, हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि सूचर लाइन तो क्लोज हो गई है, दैट्स व्हाई वी कांट रिड्यूस दिस, नॉन रिड्यूसिबल. देन ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, चूंकि ये हार्ड मास है इसलिए ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट विल बी नेगेटिव. टॉर्च लाइट डालोगे तो रेड कलर में होगा, नहीं होगा. कफ इंपल टेस्ट, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, कोई कफ इंपल्स से वो बढ़ेगा नहीं साइज में, क्योंकि ब्रेन के साथ उसका कनेक्शन ही नहीं है, नो कनेक्शन फ्रॉम द ब्रेन. ओके, एन्केफेलोसील की तरह ये ब्रेन टिश्यू से है लेकिन बाद में सूचर लाइन बंद हो गई, तो ये नॉन कंप्रेसिबल, नॉन रिड्यूसिबल, ट्रांस इल्यूमिनेशन नेगेटिव, कफ इंपल्स नेगेटिव. अब फर्स्ट एंड बक टेस्ट करो, दोनों आईजीवी को कंप्रेस करो, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा, क्या इस पर फर्क पड़ेगा, नो, नेगेटिव. क्यों नेगेटिव, क्योंकि ब्रेन से कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन तो रुक गया, तो सिर्फ यहां जमा होकर रह जाएगा. कुछ ऐसा, एक देखो नाक के साइड में कैसा अपीयर कर रहा है, आप इसको दबाओगे दबेगा नहीं, सॉफ्ट, फाइब्रोसिस की वजह से हार्ड हो जाएगा ये. 60% प्रेजेंटेशन इसकी एक्स्ट्रा नेजल रहती है, मोस्ट कॉमन मास एक्स्ट्रा नेजली, तो एक तरह कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा नेजली मोस्ट कॉमन मास, तो 60% प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा नेजल रहती है. ऑन एग्जामिनेशन कुछ ऐसा स्वेलिंग देगा. ट्रीटमेंट क्या है, एक्साइज इट. अब इसका एक्सीजन सिंपल रहेगा या हार्ड रहेगा, सिंपल, क्योंकि ब्रेन से कनेक्शन तो है नहीं, तो हमें इतना ज्यादा डर नहीं है, तो विल सिंपली एक्साइज दिस. ओके, दैट्स अबाउट नेजल ग्लायोमा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डर्मोइड सिस्ट लिटिल बिट. होती क्या है डर्मोइड सिस्ट, बार बार 10 जगह होता है. डर्मोइड सिस्ट क्या होता है, ये भी जगह जगह सूचर लाइन जो होती है ना, वहां से कई बार तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर का कुछ प्रोलिफरेशन हो जाता है, जो डिफरेंट सूचर लाइंस हैं हमारे बोन्स में, तो इसलिए बेसिकली दिस इज एन हेमाटोमा ऑफ ऑल 3 लेयर्स, ऑल 3 एम्ब्रियोनिक लेयर, तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर जहां पे भी सूचर लाइन होगी वहां पे जनरली डर्मोइड सिस्ट प्रेजेंट करती है. क्या होगा, ऑल 3 लेयर्स के एम्ब्रियोनिक और 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स के स्ट्रक्चर होंगे, तो इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट चीजी सिबेशियस टिश्यू भी हो सकता है, हेयर फॉलिकल्स भी हो सकते हैं, दांत भी हो सकता है, मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, जो भी टिश्यू है, स्किन का पार्ट हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, बोन हो सकती है, कार्टिलेज हो सकती है, टूथ हो सकता है, हेयर फॉलिकल्स हो सकता है, तो मीजो, एक्टो, एंडोडर्मल, तीनों लेयर्स के जो भी स्ट्रक्चर है दैट कैन बी प्रेजेंट इन द डर्मोइड सिस्ट. और कहां हो रही है, अकर एट द लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ द बोन, अगेन एट द सूचर लाइंस. नाउ इट इज कंप्रेसिबल, सॉफ्ट होती है तो कंप्रेस कर सकते हो, बट रिड्यूस नहीं कर सकते. कहीं और से गैप से, तो गैप तो बंद हो गया ना, तो वापस नहीं भेज सकते इसको. एंड कफ इंप्लांट्स यहां पे भी नेगेटिव है क्योंकि ब्रेन से कोई कनेक्शन नहीं है. ट्रीटमेंट इज सिंपली बाय द एक्सीजन, एक्साइज द कंप्लीट डर्मोइड सिस्ट. नाउ अदर चैप्टर इज डिफॉर्मिटी ऑफ नोज एंड सेप्टल डिजीज. नाउ लुक एट, ये आजकल पूछते हैं, क्लिनिकल बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लुक लाइक ये ऐसे ही है, फालतू है, कुछ पूछते नहीं है. सो व्हाट इज सैडल नोज, सैडल नोज मतलब नोज का जो ब्रिज है वो डिप्रेस्ड हो गया. सो लुक इन द पिक्चर, okay, so it is depressed nose, saddle nose is depressed bridge. और hump nose is ऊपर उठा हुआ है,
तो ऊपर उठा हुआ है, नॉट डिप्रेस, इट्स हम्प्ड नोज, ओके, नेम इज हम्प नोज। अब यहां ट्रीटमेंट क्या देगा सैडल नोज में, इसमें हम करेंगे ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी। हम्प नोज में व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, रिडक्शन राइनोप्लास्टी, क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसको हटाना है, तो व्हाट वी विल डू, रिडक्शन राइनोप्लास्टी। क्रुक्ड नोज, मतलब क्रुक्ड नोज का मतलब क्या होता है, अगर हम एक सिंगल वर्टिकल लाइन ज्वाइन करेंगे तो नेजियन एंड द टिप, नेजियन एंड टिप ऑफ नोज आर इन सेम लाइन। यहां पे आप देखो नेजियन तो ये है रूट ऑफ द नोज का जो टिप होता है, और टिप ऑफ द नोज, दोनों सेम लाइन में, लेकिन बाकी का नाक बैंड है। यू रिमेंबर अखिलेश यादव, दैट इज अ मिनिस्टर, सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, उसका क्रुक्ड नोज है। टिप और नेजियन तो सेम साइज में, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द नोज इज डिवेटेड, सो दैट इज क्रुक्ड नोज। आजकल ये पिक्चर्स ही दे रहे हैं एग्जाम में, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस पिक्चर, हाउ दिस इज क्रुक्ड नोज, दिस इज क्रुक्ड नोज। मोस्ट कॉमन कॉज बर्थ ट्रॉमा, कॉज वॉज नहीं पूछते जनरली। ट्रीटमेंट क्या होगा, अगेन राइनोप्लास्टी, डू द राइनोप्लास्टी, सेप्टोराइनोप्लास्टी, सेप्टम भी डेविएशन आता है इसमें, तो सेप्टोराइनोप्लास्टी। अनदर थिंग इज वन डेविएटेड नोज, डेविएटेड नोज बोलेंगे, क्रुक्ड और डेविएटेड दोनों में नाक तो टेढ़ा है, लेकिन क्रुक में क्या था, टिप और ये सेम लाइन में थे। डेविएटेड नोज में क्या होगा, अब आप देखो ये तो है नेजियन और ये है टिप, क्या ये सेम लाइन में है, नो। सो सेकंड मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी डेविएटेड नोज को क्या बोलते हैं, सेकंड मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी टिप of nose and nasion are not in same line, so that is the difference. What is the treatment of deviated nose, again septorhinoplasty. Now rhinophyma, what is rhinophyma, राइनोफाइमा इज नथिंग बट हाइपर एक्टिव सिबेशियस ग्लैंड। जो एक्ने के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या सिबेशियस ग्लैंड हाइपर एक्टिव होती है, तो उनकी बार बार हाइपरट्रॉफी होती है, तो नाक को जब फूल फूल के पटैटो की तरह हो जाता है, एक आलू की तरह बन जाता है नाक। सो व्हाट इज राइनोफाइमा, नथिंग बट इट इज द hypertrophy of sebaceous gland, sebaceous gland particularly in acne patients, most common in acne rosacea, सब चॉइस पूछी जा चुकी है। इट इज द मोस्ट कॉमन बनाइन ट्यूमर ऑफ एक्सटर्नल नोज, एक्सटर्नल नोज का मोस्ट कॉमन बनाइन ट्यूमर है ये। हाँ, बनाइन की बात कर रहे हैं, अगर हम कार्सिनोमा की बात करें एक्सटर्नल नोज के, देन इट इज बेसल सेल कार्सिनोमा, बट बनाइन ट्यूमर इज राइनोफाइमा। मोर कॉमन इन एक्ने रोजेशिया, और क्यों होता है, क्योंकि हाइपरट्रॉफी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड हो जाता है, और इसको एक नाम बोलते हैं पोटैटो नोज, बिल्कुल आलू की तरह फूल के गुब्बारा हो जाता है ऐसे, इस तरह का नोज बन जाएगा। ओके, now basal cell carcinoma, what is basal carcinoma, it is also known as rodent ulcer, also known as rodent ulcer। क्यों बोलते हैं rodent ulcer, जनरली सबसे पहले तो ये क्या, एक्सटर्नल नोज की स्किन का मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा है, इट इज द मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ स्किन ऑफ एक्सटर्नल नोज। अगर हम नाक के एक्सटर्नल नोज की स्किन की बात करें, मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इज बेसल सेल कार्सिनोमा, इट इज ऑल्सो नोन एज rodent ulcer। अब क्या होता है, इसके अंदर होता क्या है, जनरली जो कैंसर, इट कैन बी अल्सरेटिव, कैन बी एक्सोफाइटिक, कैन बी अल्सरेटिव और कैन बी एक्सोफाइटिक। अब सपोज ये नाक है, दिस इज द नेजल ब्रिज, एंड सपोज देयर इज कार्सिनोमा इज अकरिंग, बेसल सेल कार्सिनोमा ओवर द नोज। सो इसके अंदर होता क्या है, सपोज ये ऊपर के जो मार्जिन अल्सरेटिव लीजन की बात करें, तो ये जितना हमारा बाहर से बाउंड्री दिख रही है, जनरली उससे नीचे तक फैला होता है। मतलब बाहर की स्किन से देखो तो लीजन अगर 1 सेंटीमीटर का दिख रहा है, तो असल में 1.5-2 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है, क्योंकि ये जैसे चूहा बिल बनाता है ना, रोडेंट्स क्या करते हैं, जमीन के अंदर खुदाई करके अंदर घुस जाते हैं, उसी तरह ये ऊपर की नॉर्मल स्किन के अंदर घुसता रहता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रोडेंट अल्सर। मतलब बाहर से स्किन, अगर बाहर से लीजन जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो अंदर से इट कैन बी 1.5 to 2 सेंटीमीटर,
this lesion. That's why it is called as rodent ulcer, and that's the reason जब इसके सर्जरी करते हैं हम लोग तो जितना हमें दिख रहा है उसके हमें कम से कम 5 mm से 1 सेंटीमीटर तक के मार्जिन हमें निकालने पड़ते हैं. So treatment is excision with the margin minimum of 3 to 5 mm or maybe more than 1 centimeter. So this is basal cell carcinoma. क्या क्या इंपॉर्टेंट है? rodent ulcer है, रोडेंट्स के अंदर ग्रो करता है इसलिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हमें निकालना पड़ता है, और मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ स्किन ऑफ एक्सटर्नल नोज है ये.